बल्लू और कालिया फसल बेचकर गांव लौट रहे थे। रास्ते में थकावट के कारण वे जंगल के एक पेड़ के नीचे सो गए। जब उनकी आंख खुली तो कालिया की थैली से सारा धन गायब था। अरे, मेरी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ गई? क्या हुआ कालिया? मेरी स्वर्ण मुद्राएं गायब है। तूने चुराई है बल्लू? हैं? मैं तेरी मुद्राएं क्यों चुराऊंगा? मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है। मैं तेरी जेब की तलाशी लेना चाहता हूँ। देख ले, मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। कालिया बल्लू की जेब की तलाशी लेने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ये तो नहीं हो सकता, जरूर तूने ही छिपा दी होगी। कालिया, विश्वास कर, मैंने तेरी मुद्राएं नहीं ली। दोनों में बहस होने लगी। तभी मार्ग से गुजरता हुआ एक राहगीर वहां आकर कहता है, क्या हुआ भाइयों, किस बात पर झगड़ रहे हो? मेरी स्वर्ण मुद्राएं गायब है। मैं जानता हूँ इसने ही चुराई है। ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं लिया। अगर ऐसा है तो तुम दोनों विक्रम राजा के पास जाओ। उनके पास चोर को पहचानने की अद्भुत शक्ति है, वो जरूर न्याय करेंगे। राहगीर की सलाह पर दोनों विक्रम राजा के महल पहुंच गए और अपनी परेशानी राजा को बताने लगे। महाराज की जय हो। कहो महाशय, क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैंने अपनी फसल बेचकर स्वर्ण मुद्राएं कमाई थी, परंतु गांव लौटते समय जब मैं जंगल में सो गया तो वो गायब हो गई। तुम्हें किसी पर शक है? हाँ महाराज, मुझे लगता है स्वर्ण मुद्राएं बल्लू ने चुराई है। क्या ये सच है बल्लू? नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं चुराया। विक्रम राजा सोच में पड़ गए। बल्लू मासूम और निर्दोष लग रहा था, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी था। विक्रम राजा मामले को सुलझाने के लिए मंत्री जगन्नाथ से बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। महाराज, उनके गांव के मुखिया को बुलाइए और बल्लू के बारे में जानकारी लीजिए कि चोर है या ईमानदार। विक्रम राजा ने उसी समय मुखिया को दरबार में बुला लिया। मुखिया जी, क्या तुम इन्हें जानते हो? जी महाराज, ये कालिया है और ये बल्लू। क्या तुम बता सकते हो कि बल्लू चोरी कर सकता है? महाराज, बल्लू बहुत शरीफ आदमी है, वो भूखा रह लेगा लेकिन चोरी कभी नहीं कर सकता। नहीं महाराज, चोरी तो बल्लू ने ही की है। तुम इसे चोर नहीं ठहरा सकते। ये भी तो हो सकता है कि जब तुम सो रहे थे तब कोई राहगीर वहां से गुजरा हो और उसने स्वर्ण मुद्राएं चुरा ली हो। अब तुम दोनों जा सकते हो। कालिया नाराज होकर महल से बाहर निकल गया। बाहर मुखिया उसे एक बूढ़ी औरत के बारे में बताते हुए बोला, कालिया, पहाड़ी के नीचे गुफा में एक बूढ़ी औरत रहती है। उसका खेल बूढ़ी का खेल के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ असली चोर का पता चल जाएगा, तुम उससे मिलो। ठीक है, मैं उस बूढ़ी औरत से जरूर मिलूंगा। कालिया बल्लू को लेकर बूढ़ी औरत के पास चला गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, माताजी, मेरी स्वर्ण मुद्राएं गायब हो गई है। मुझे लगता है कि बल्लू ने ही चुराई है। चोर का पता भी चल जाएगा। मैं एक खेल खेलती हूँ जिसे बूढ़ी का खेल कहते हैं। इस खेल में क्या होता है माता? इस खेल में हमेशा सच की जीत ही होती है, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त माता? अगर तुम्हारा मित्र चोर साबित हुआ और स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें वापस मिल गईं, तो आधी मुद्राएं मुझे देनी होंगी। आधी मुद्राएं? ये तो बहुत ज्यादा है। मैं मुफ्त में खेल नहीं खेलती। अगर सौदा मंजूर है तो बोलो, नहीं तो चलते बनो। ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। फिर बूढ़ी औरत 2 सफेद पत्थर निकालकर एक एक पत्थर कालिया और बल्लू को पकड़ाते हुए बोली, इस पत्थर को कस के पकड़ो। जो चोर होगा उसके हाथ में पत्थर गर्म हो जाएगा और चोर का हाथ जल जाएगा। अब सच सामने आएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दोनों ने अपनी अपनी मुट्ठी में पत्थर कस लिया और कुछ ही क्षणों में बल्लू अचानक बंदर में बदल गया। देखा, सच सामने आ ही गया। बल्लू, तुम चोर हो। स्वर्ण मुद्राओं की थैली कालिया को लौटाओ, नहीं तो जीवन भर बंदर बने रहोगे। अरे, ये क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि केवल हाथ गर्म होगा, मगर मैं तो बंदर बन गया। मुझे वापस इंसान बना दो, मैं अभी मुद्राओं की थैली वापस लौटा देता हूँ। बल्लू ने तुरंत स्वर्ण मुद्राओं की थैली कालिया को लौटा दी।
लो, ये तुम्हारी थैली। अब जल्दी से माता को बोलो कि मुझे वापस इंसान बना दे। माता जी, इसे वापस इंसान बना दीजिए। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। अब अपने वचनानुसार आधी स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे दो। ठीक है माता, ये लो। कालिया ने अनिच्छा से आधी स्वर्ण मुद्राएं बूढ़ी को दे दी। ये दृश्य विक्रम राजा का एक सैनिक छिपकर देख रहा था। वो तुरंत महल पहुंच गया और विक्रम राजा को घटना की जानकारी देते हुए बोला, महाराज, एक बूढ़ी औरत चमत्कारी खेल दिखाकर लोगों को मूर्ख बनाती है और मजबूर लोगों से धन ऐंठती है। मेरे राज्य में ऐसा कौन है जो मजबूरों को लूट रहा है? उसे इसी वक्त मेरे सामने पेश किया जाए। कुछ ही देर में सैनिकों ने बूढ़ी औरत को पकड़कर विक्रम राजा के सामने पेश किया। क्या तुम मेरी प्रजा को मूर्ख बनाकर उनसे धन ऐंठती हो? महाराज, मैं किसी को मूर्ख नहीं बनाती। लेकिन मेरे सैनिक ने तुम्हें पत्थर का खेल दिखाकर मूर्ख बनाते हुए अपनी आंखों से देखा है। महाराज, वो दो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है, परंतु चमत्कारी हैं। कुछ समय पहले मुझे नदी के किनारे मिले थे। नदी के किनारे पर मिले थे? हाँ महाराज, मेरे पति के देहांत के बाद मैं भूखी प्यासी गांव में मदद मांगती रही, पर किसी ने मेरी सहायता न की। फिर थक हार कर मैं अपना जीवन समाप्त करने नदी किनारे गई थी, तो वहाँ मुझे ये दो पत्थर मिले। लेकिन तुम्हें इन पत्थरों के चमत्कार के बारे में कैसे पता चला? उस वक्त नदी के देवता ने प्रकट होकर मुझे इन पत्थरों के चमत्कार के बारे में बताया था। अब तुम्हें पेट भरने के लिए किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं है। इन पत्थरों के जरिए तुम सच और झूठ का पता लगाकर अपना पेट भर सकती हो। और तभी से ये पत्थर मेरे जीने का जरिया है महाराज। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? महाराज, सच और झूठ का ये खेल मैं आपके सामने भी खेल सकती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। क्या इस पत्थर से झूठ पकड़ा जा सकता है? जी हाँ। कहीं ये तुम्हारा छल तो नहीं? ये पत्थर न छल करता है न न्याय करता है, ये तो केवल सत्य दिखाता है। यदि ये पत्थर सत्य दिखाता है तो इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। क्या करना चाहते हो महाराज? मैं मेरे और मेरे पुत्र का परीक्षण करना चाहता हूँ। इससे सत्य स्वयं बाहर आ जाएगा। ठीक है महाराज। राजकुमार आदित्य को पेश किया जाए। बूढ़ी औरत ने विक्रम राजा और राजकुमार आदित्य दोनों को पत्थर देकर कसकर पकड़ने को कहा और मंत्र पढ़ने लगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। और अचानक बुढ़िया गायब हो गई और अगले ही पल राजकुमार बंदर बन गया। यह क्या हो गया है? मेरा पुत्र बंदर कैसे बन गया? और वो बुढ़िया कहाँ है? महाराज, इस घटना का कोई रहस्य है। हो सकता है वो बुढ़िया गायब होकर हमें कुछ कहना चाहती हो। अगर ऐसा है तो वो बुढ़िया अवश्य वापस लौटेगी। और कुछ ही देर में बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हो गई। मेरे पत्थर की परीक्षा लेकर तुमने क्या पाया महाराज? मैंने क्या पाया ये तो पता नहीं है, मगर मेरा बेटा बंदर बन गया है ये देख रहा हूँ। राजकुमार का बंदर बनना इनके भीतर छुपी असलियत का प्रतिबिंब है। मैं कुछ समझा नहीं माते। तुम्हारा पुत्र एक अपराधी है, यकीन नहीं आता तो उससे ही पूछ लो। आदित्य, सच सच बताओ, क्या तुमने कोई अपराध किया है? मुझे क्षमा करे पिताश्री, मैंने अय्याशी करने के लिए शाही खजाने से स्वर्ण मुद्राएं चुराई थी। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इसे सजा मिलेगी और मुझे क्या मिलेगा महाराज? तुम सत्य बोल रही थी, इसलिए तुम्हें इनाम मिलेगा, और मेरा बेटा अपराधी है इसलिए इसे दंड मिलेगा। ठीक है, पहले मुझे मेरा इनाम दे दो। मांगो, इनाम में तुम्हें क्या चाहिए? माफी, मुझे इनाम में तुम्हारे पुत्र की माफी चाहिए। इसे माफी दिलवाकर तुम क्या करना चाहती हो माते? हर अपराधी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, हो सकता है वो नेकी की राह पर चलना सीख जाए। बुढ़िया की बात सुनकर राजकुमार का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने सुधर जाने का वचन दिया।
उसके बाद बुढ़िया दोनों चमत्कारी पत्थर राजा को देते हुए बोली, महाराज, ये दोनों पत्थर आप रख लीजिए। राज्य के अपराधियों के सत्य और असत्य को परखने में ये आपकी सहायता करेंगे। शुक्रिया माते। आज से ये पत्थर हमारे न्यायालय में सत्य का प्रतीक बनेंगे, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। वादा? कैसा वादा महाराज? यही कि आज से आप यहीं इसी महल में हमारे साथ रहोगे। बुढ़िया ने राजा की बात मान ली और वो उनके साथ महल में रहने लगी। राजकुमार भी अपनी गलती सुधार कर एक अच्छा युवराज बनकर प्रजा का कल्याण करके अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगता है। सरयू नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, जिसमें राम और श्याम नाम के दो लड़के रहा करते थे। वे दोनों ही बचपन से अनाथ थे, इसलिए मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। श्याम भाई, काफी दिनों से कोई काम नहीं मिला है। मेरा तो राशन भी खत्म हो गया है। अगर जल्द ही कोई काम नहीं मिला तो मेरे लिए भोजन की भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। ठीक कहते हो राम, मेरा हाल भी कुछ तुम्हारे जैसा ही है। मकान मालिक किराया मांग रहा है और मेरे पास खाने को दाने तक नहीं है। एक काम करते हैं, चलो गांव में घूमकर अपने लिए कोई काम तलाशते हैं। हो सकता है आज भगवान हम पर मेहरबान हो जाए और हमें कोई काम ही मिल जाए। ऐसा सोचकर वे दोनों गांव में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एक ठेकेदार दिखाई देता है। भाई, हम दोनों मजदूर हैं, अगर कोई काम हो तो जरूर बताना। मैं गांव में तालाब खुदवाने के लिए मजदूर तलाश कर रहा हूँ। मेहनत का काम है। अगर तुम दोनों ये काम कर सकते हो तो मैं तालाब खुदवाने का काम तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ भाई, हम दोनों मिलकर ये काम जरूर कर लेंगे। आप बस हमें बता दो कि काम कब से और कहाँ शुरू करना है। ठेकेदार उन दोनों को गांव के बाहर सुनसान से स्थान पर तालाब खोदने के लिए कहता है। अगले ही दिन से राम और श्याम मिलकर गांव में तालाब खोदने का काम शुरू कर देते हैं। काफी गहराई तक खुदाई करने के बाद राम को एक छोटा सा बक्सा जमीन में गड़ा दिखाई देता है। श्याम भाई, ये क्या चीज है जो जमीन के अंदर इतनी गहराई में छिपी हुई थी? भाई, एक बार खोल कर तो देखो, आखिर इसमें ऐसा क्या है। राम और श्याम मिलकर उस बक्से को खोलते हैं तो उसके अंदर एक पुराना सा नक्शा मुड़ा तुड़ा रखा दिखाई देता है। ये किसका नक्शा है और किसने यहाँ गाड़ा होगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी खजाने का नक्शा है, तभी तो इसकी सुरक्षा करने के लिए इसे ऐसे सुनसान जगह पर इतनी गहराई में छिपाया गया होगा। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो भाई। अब जल्दी से ये नक्शा छुपा लो, कहीं ठेकेदार ने देख लिया तो वो ये नक्शा और खजाना हमारे हाथ नहीं लगने देगा। राम और श्याम के मन में पूरे दिन उथल पुथल मची रहती है। उस दिन अपना काम खत्म करने के बाद वे राम की झोपड़ी में आते हैं। क्या कहते हो भाई, इस नक्शे की जगह पर जाकर पता किया जाए, आखिर वहाँ है क्या? मेरा मन भी यही कहता है कि एक बार इस नक्शे के अनुसार उस जगह पर पहुंचकर देखा जाए। हो सकता है हमारे हाथ सचमुच कोई खजाना लग जाए। लगता है हमारे दुखों के दिन अब शीघ्र ही बीतने वाले हैं। काफी सोच विचार करने के बाद राम और श्याम तालाब खोदने का काम पूरा करने के बाद खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। इस नक्शे के मुताबिक तो हमें बहुत लंबी यात्रा करनी होगी। वे दोनों सरयू नदी के किनारे चलते हुए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कई सारे जंगल, नगर, नदियां और पहाड़ पार करने के बाद वे एक पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं। पूरे 10 दिन की यात्रा करने के बाद आखिर हम यहाँ पहुँचे हैं। अब बस एक आखिरी पड़ाव और पार करना है। हमें नदी की धार के बीचों बीच बने उस टापू पर पहुँचना है। उस छोटे से टापू पर कोई गुफानुमा जगह है। बस वहीं जाकर ये नक्शा खत्म हो जाता है। इसका मतलब जो भी मिलेगा उस गुफा के अंदर ही मिलेगा। दोनों उत्सुकता पूर्वक एक नाव की मदद से नदी को पार करके उस टापू तक पहुंच जाते हैं। श्याम, मुझे तो डर लग रहा है। अंधेरा होने को है और हम इस रहस्यमय सी गुफा में जा रहे हैं। पता नहीं वहाँ हमारा सामना किस चीज से होगा। डर तो मुझे भी लग रहा है राम, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मंजिल सामने होने पर संतोष कर पाना बहुत कठिन होता है। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा।
श्याम एक मशाल जला लेता है और उसकी रोशनी में गुफा के अंदर आगे बढ़ता है। कुछ ही दूरी पर राम को किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। श्याम, तुझे ये अजीबोगरीब सी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज तो मुझे भी सुनाई पड़ रही है। ऐसा लगता है आसपास कोई सांप है सिसहा रहा हो। राम और श्याम पहले से भी अधिक सावधान हो जाते हैं और बहुत सावधानी से धीरे धीरे गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं। वो देखो राम, सामने दीवार के पास कितने सारे सांप रेंग रहे हैं। क्या कहते हो, आगे बढ़ें या लौट जाएं? मैंने सुना है कि खजाने के आसपास सांप और नाग होते हैं जो पुश्तैनी खजाने की रक्षा करते हैं। अचानक से इस सुनसान गुफा में सांपों का दिखाई देने का मतलब ये तो नहीं कि खजाना यही कहीं है? मेरे प्यारे दोस्त, ये तो तुमने बहुत बढ़िया जानकारी दी। अब इस खजाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। आओ पहले इस सांपों के आसपास ही देखते हैं। श्याम ने हाथ में पकड़ा हुआ मशाल सांपों की ओर बढ़ा दिया। आग की तपन से सारे सांप एक एक करके वहां से हट जाते हैं। सांपों के वहां से हटते ही राम और श्याम तेजी से दीवार की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी एक काला भुजंग नाग उनके सामने फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। श्याम, ये तो मुझे कोई जहरीला नाग लग रहा है। अब क्या करें? अगर इसने हमें डस लिया तो? इसके फुफकार से तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। श्याम मशाल में जलती आग को नाग के आसपास हिलाकर उसे डराने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा करने से नाग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तेजी से फुफकारने लगता है। श्याम घबराकर पीछे की ओर हटने लगता है। तभी राम अपने हाथ में पकड़ी कुदाल से नाग पर हमला कर देता है। कुदाल जाकर नाग की पूंछ पर लगती है। नाग घायल हो जाता है और वहां से भाग जाता है। श्याम भाई, इस नाग से तो छुटकारा मिल गया। लाओ अपनी कुदाल मुझे दे दो। लगता है खजाना भी यहीं कहीं छिपा है। पिछले 10 दिनों से उन दोनों ने ठीक तरह से भोजन तक नहीं किया था। थकान और भूख से वो बहुत कमजोर हो गए थे। उनके अंदर अब खुदाई करने की भी ताकत नहीं बची थी। फिर भी खजाने के इतने नजदीक पहुंचकर अब वे दोनों हार नहीं मानना चाहते थे। हिम्मत करके राम कुदाल लेकर वहां की जमीन को खोदने लगता है। कुछ देर बाद उसकी कुदाल किसी धातु से टकराती है। देखो, हमारा अनुमान एकदम सही था। यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर है। वे दोनों और भी जल्दी जल्दी खुदाई करने लगते हैं। कुछ ही देर में एक बड़ा सा बक्सा उनके सामने था। बक्से को सामने देखकर राम श्याम जल्दी जल्दी उसे खोलते हैं। लेकिन ये क्या, बक्से के अंदर एक और बक्सा खुला हुआ था और साथ में एक चिट्ठी भी थी। राम चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगता है। सारी विपदाओं को पार करके तुम इस खजाने तक पहुंच गए हो, इसलिए अब तुम ही इस खजाने के सच्चे हकदार हो। अब बस एक अंतिम परीक्षा बाकी है। इस खजाने के बक्से में जो ताला लगा है वो एक सोने की विशेष चाबी से ही खुल सकता है। तुम्हें वो चाबी लेकर आनी है। उसके बाद ये सारा खजाना तुम्हारा होगा। ये ताला कोई आम ताला नहीं है। अगर तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की तो फिर ये ताला कभी नहीं खुलेगा और इसके अंदर रखा खजाना किसी के भी हाथ नहीं आएगा। अब ये चाबी कहाँ मिलेगी? अब तो मेरे अंदर हिलने भर की भी ताकत नहीं बची है। रुको, जरा पूरा पढ़ने दो। इस गुफा के बाहर एक पुराना वट वृक्ष है। उसकी कोटर में मिट्टी के घड़े में तुम्हें इसकी चाबी मिलेगी। इतना पढ़ते ही राम श्याम पूरी ताकत लगाकर गुफा से बाहर की ओर दौड़ लगा देते हैं। बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें एक पुराना वट वृक्ष दिखाई पड़ता है। ये देख दोनों के चेहरे खिल जाते हैं। पेड़ के पास जाकर वे कूटर में हाथ डालते हैं तो उन्हें सच में एक मिट्टी का घड़ा दिखाई देता है। राम उस घड़े को बाहर निकालता है, उसके मुंह पर बंधा कपड़ा हटाता है। कपड़े के हटते ही उन्हें एक अंदर सोने की चमकती हुई चाबी दिखाई पड़ती है। चाबी को देखकर राम उसे लेने के लिए घड़े की ओर लपकता है। हाथ पीछे रखो राम, चाबी मैं लूंगा। क्या कहा? तुम चाबी लोगे? तो मैं क्या यहाँ पर झक मारने आया हूँ? भूलो मत, अगर मैंने उस नाग को ना भगाया होता तो तुम उसी समय भगवान को प्यारे हो जाते। सबसे पहले नक्शे का बक्सा मैंने देखा था, इसलिए खजाने का असली हकदार तो मैं ही हूँ। बहुत कठिनाई से मैं इस चाबी तक पहुँचा हूँ। अब ये चाबी तो तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी। बड़े आए खजाना लेने वाले। पूरे रास्ते कुल्हाड़ी से लेकर
मशाल, चाकू और सारा सामान मैं ही लाद कर लाया हूँ। अगर मैं ना होता तो खजाना क्या तुम नाखूनों से खोद कर निकालते? राम और श्याम की चाबी को लेने के लिए शुरू हुई बहस अब छीना झपटी में बदल गई थी। इसी छीना झपटी में चाबी घड़े से उछलकर नदी में जा गिरती है। चाबी को नदी में गिरता देखकर राम और श्याम दोनों ही नदी में छलांग लगा देते हैं, लेकिन पानी में जाने के बाद चाबी किसी के भी हाथ नहीं आती है। चाबी के गुम होते ही अचानक वो गुफा और वटवृक्ष भी वहां से गायब हो जाते हैं। ये कोई जादुई खजाना था जिसकी परीक्षा का अंतिम पड़ाव वे दोनों पास नहीं कर पाते और अपने लालच के कारण खजाने से हाथ धो बैठते हैं। ये सब देखकर राम और श्याम सर पकड़कर रोने लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अपने भाग्य को कोसते हुए दोनों वापस अपने गांव लौट आते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।